भारत की सैन्य शक्ति का क्या एक नया युग शुरू हो गया है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में वाकई में सैन्य मामले में बड़ी प्रगति हुई है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस सैन्य और रक्षा प्रगति की जिसने पिछले 11 सालों में न केवल दुश्मन देशों को चौंकाया, बल्कि भारत में बैठे हुए कुछ तथाकथित विद्वानों, पूर्व पत्रकारों और यूट्यूबरों को भी बेचैन कर दिया है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य ताकत को देखकर सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सच नहीं समझ आ रहा, शायद ये पच नहीं पा रहा कि भारत ने सिर्फ 11 सालों में रक्षा के क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई कि आज पूरी दुनिया भारत के युद्ध कौशल और शौर्य का लोहा मान रही है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से इस बात को हम समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि भारत ने 2014 के बाद रक्षा क्षेत्र में किस तरह अभूतपूर्व प्रगति की और कैसे कुछ लोग इस गौरवशाली कहानी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें नज़र डालनी होगी 2014 से पहले का भारत। उस वक्त भारत की रक्षा नीति कैसी थी? 2014 से पहले भारत की रक्षा नीति कई कमज़ोरियों से जूझ रही थी दोस्तों। जी हाँ, कई कमज़ोरियों से। रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो आयात पर खर्च हो जाता था। भारत ने 2010 में करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण आयात किए थे, लेकिन स्वदेशी उत्पादन न के बराबर था। सेना के पास जो आधुनिक हथियार थे दोस्तों उस वक्त, वो बहुत कम थे। और बोफोर्स तोप घोटाले का नाम तो आपने सुना होगा। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार ने और जिस तरह से मिग विमान गिर रहे थे, उन सब ने भारत को कमज़ोर कर दिया था। आतंकवादी हमले 2010 के बाद से बढ़ गए थे। 26/11 आपको याद होगा, आतंकी हमला 2008 में हुआ था और जवाबी कार्रवाई इन आतंकी हमलों की जो के एवज़ में जो होती थी वो बहुत ज़्यादा सीमित होती थी। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने रक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता देनी शुरू की, यानी रक्षा में एक नया युग शुरू हुआ और उसे आत्मनिर्भर भारत का युग कहा गया। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो बुलंद हुआ। लेकिन आलोचकों को तो ये बात दिखाई ही नहीं देती, उन्हें तो बस कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कमज़ोरियों को ताकत में बदला और कैसे भारत की जो रक्षा ताकत थी उसका एक स्वर्ण युग शुरू हुआ पिछले 11 सालों में। दोस्तों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की वो न केवल तकनीकी रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि क्रांतिकारी थी। उनमें बड़ी उपलब्धियां कौन कौन सी थी? 2014 के बाद वो बड़ी उपलब्धियां कौन सी थी, इनको भी समझ लेना आज ज़रूरी हो जाता है। जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो चलिए उन 2014 के बाद उन बड़ी उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं। जब रक्षा बजट जो था वो बेहद सीमित था। 2014 से पहले हमारा रक्षा बजट केवल 2.29 लाख करोड़ रुपए का था। जी हाँ, 2014 से पहले भारत का जो रक्षा बजट था दोस्तों वो 2.29 लाख करोड़ का था। लेकिन 2025 में आज की तारीख में ये बजट 6.21 लाख यानी 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़ के तकरीबन पहुँच गया है, 3 गुना से भी ज़्यादा। दोस्तों, इस बजट का जो 25% हिस्सा है, 25% हिस्सा जो है वो स्वदेशी हथियारों और अनुसंधान पर खर्च किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने स्वदेशी हथियारों का निर्माण भी तेज कर दिया है। दोस्तों, बात करें आकाश मिसाइल की, तो आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसने अभी अपना लोहा मनवाया है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरह इसने दुश्मन के ड्रोन तबाह किए, ये पूरी तरह से एक स्वदेशी सिस्टम रक्षा प्रणाली है जो 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर 2025 का जो था, इस ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया हमारी अपनी मिसाइल आकाश ने। अब बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो भारत रूस की साझेदारी से ये मिसाइल बनी और ये सुपर सोनिक मिसाइल है दोस्तों। 400 किलोमीटर तक ये जो ब्रह्मोस है ये सटीक वार कर सकती है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में इस ब्रह्मोस का कमाल हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को कैसे 22 मिनट में तबाह कर दिया इस ब्रह्मोस ने, यानी पाकिस्तान में एक तांडव रच दिया गया महज 22 मिनट में। ये कमाल था हमारी अपनी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस का। क्या इसकी ताकत को आलोचक कम आँख कर देख सकते हैं दोस्तों?
चलिए तेजस की भी बात कर लेते हैं। तेजस जेट की बात करना भी यहाँ ज़रूरी हो जाता है। तेजस जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लिमिटेड का एचएएल का प्रोडक्ट है। एचएएल ने इसे निर्मित किया है, पूरी तरह स्वदेशी है और अब भारतीय वायुसेना की ये रीढ़ बन चुका है दोस्तों। जी हाँ, तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। 2024 तक 123 तेजस विमान वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। 123 नोट कर लीजिए। और अर्जुन MK-A1 टैंक ये भी DRDO के द्वारा विकसित है और इस टैंक ने 2023 में लद्दाख में चीन सीमा में दोस्तों अपनी ताकत को दिखाया था। अब बात करें S-400 सुदर्शन चक्र की भी। रूस से खरीदा गया ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों और मिसाइल को मार गिराता है। इसने दुश्मन के मिसाइल, विमान और ड्रोन्स को नष्ट करने की ताकत इसमें है। और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर दिया था हमारे सुदर्शन ने। जी हाँ, इसने हवा में ही उन मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया और चीनी मिसाइलों की हवा निकल गई थी इस S-400 सुदर्शन के आगे। तो ये है भारत की रक्षा ताकत जो 2014 के बाद देखने को मिली। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने प्रोजेक्ट कुछ भी शुरू किया था, इसकी भी चर्चा कर लेना, इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट कुछ का जो लक्ष्य है वो 2028 तक स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को बनाना है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम तेज़ी से चल रहा है। तो प्रोजेक्ट कुछ जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये भारत को रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बना रहा है। अगर रक्षा निर्यात की बात करें तो 2014 में भारत का जो रक्षा निर्यात था वो केवल 2000 करोड़ रुपये था, क्योंकि अगर हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे तभी तो निर्यात कर पाएंगे। और भारत में 2014 के पहले रक्षा निर्यात था वो केवल 2000 करोड़ रुपए का था। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आज कितना हो गया है? क्या आज वाकई में हमारा रक्षा निर्यात बढ़ गया है? क्या वाकई में मोदी के आने के बाद अंतर दिखाई दिया है? क्या 11 सालों में मोदी ने वाकई में कोई बड़ा कारनामा करके दिखाया है? अगर ऐसा किया है तो रक्षा निर्यात में वो दिखना चाहिए। अगर भारत के हथियारों की ताकत दुनिया समझेगी, जानेगी, तभी तो उन्हें खरीदेगी। तो 2014 में ये आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए का था, यानी भारत केवल 2000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था। लेकिन 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, 23,000 करोड़ रुपए। भारत अब 75 देशों को हथियार निर्यात करता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम शामिल है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर लेते हैं। भारत की रक्षा के क्षेत्र में अगर ताकत को तोलना है तो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ था और ये भारत का करारा जवाब था पाकिस्तान के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में जो आतंकी ठिकाने थे उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी, जैसा कि आप जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 18 लोग मारे गए थे। 26 बाद में जो संख्या आई थी बढ़कर वो शुरुआत में 18 थी, जो बाद में बढ़कर 26 हुई और कुछ लोगों ने इसे 28 भी बताया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में से 28 भी बताया गया। तो 26 से 28 लोगों को इस दर्दनाक और कायराना आतंकी हमलों में मारा गया था। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और भारत को ये चुनौती दी थी कि भारत कार्रवाई करे। जवाब में भारत ने जब कार्रवाई की तो इस आतंकी संगठन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब देखिए किस तरीके से ये बैकफुट पर आ जाते हैं। पहले जिम्मेदारी लेते हैं और उस वक्त इन्हें लगता है कि जिस तरह 26/11 में इन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी उसके बाद भी बच गए थे, इस बार भी ये वैसे ही बच जाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि इस वक्त दिल्ली की गद्दी पर जो सरकार बैठी हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बैठी हुई है और वो इस वक्त जो सेना है वो अपनी सबसे ज़्यादा ताकतवर और सशक्त दौर में है। और यही गलती ये लोग कर बैठे और इन्होंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेने के तत्काल बाद भारत ने इनके आतंकी ठिकानों में सेंध लगा दी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इनके आतंकी ठिकानों पर हमला करती है और वहाँ इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। दोस्तों, भारत की जो कार्रवाई होती थी वो हुई, वो पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों और तेजस जेट्स का इस्तेमाल कर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था दोस्तों। जी हाँ, 9। और रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस और कराची का फैज़ल एयरबेस तो पूरी तरीके से तबाह हो गया, पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो गया। दोस्तों, सिर्फ 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया गया।
भारत ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को ध्वस्त कर दिया, धूल चटा दी और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके अलावा जब पाकिस्तान की फ़ौज इन आतंकियों के समर्थन में आई तो पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने, एयरबेस, नूर खान एयरबेस जैसे बड़े एयरबेस भी मिट्टी में मिला दिए गए। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों ने भी ये माना दोस्तों कि भारत के जो हमले थे वो इतने ज़्यादा सटीक थे कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली जो है वो बेकार साबित हुई। पाकिस्तान की नाकामी जो है वो इसमें उजागर हो गई। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की तो उनके 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें S-400 और आकाश सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए दोस्तों। जी हाँ, उनकी तमाम मिसाइलें ध्वस्त हो गई और एक भी मिसाइल भारत में अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाई, उसे हवा में ही मार गिराया सुदर्शन ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये स्वीकार किया कि हम भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उनकी ब्रह्मोस मिसाइल ने हमें कोई मौका ही नहीं दिया। दबी ज़ुबान में उन्होंने स्वीकारा इस सच को। तो वहीं वैश्विक मीडिया जैसे CNN और अल जजीरा ने भी इस कार्रवाई को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ सटीक और प्रभावी कदम बताया। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर भारत की जो साख है उसको अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने लगा है। अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम बताया। क्वाड और दुनिया के तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना की, इसका समर्थन किया। अब भारत के जो डेलीगेट्स हैं, जिनमें पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष दोनों के ही डेलीगेट्स शामिल हैं, दोनों के सदस्य वो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान की आतंकवादी करतूतों की पोल खोल रहे हैं। तो ये भी वैश्विक पटल पर एक बड़ी रणनीतिक जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की। तो वैश्विक परिदृश्य में भारत ने अपना जो मत है, अपना जो पक्ष है वो सामने रखा है। भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत दिखाई है। तो वहीं मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल किया है दोस्तों। जी हाँ, मुस्लिम देशों से भी भारत को समर्थन मिला है। सऊदी अरब और UAE ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों की सराहना की। तो वहीं यूनाइटेड नेशंस में भारत की आवाज़ भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने उठाई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर S जयशंकर ने घेरा और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन इसका जवाब देने की ताकत भारत के पास है। दोस्तों, इसके बावजूद भी आलोचक काफ़ी बेचैन नज़र आते हैं। इतना सब होने के बाद भी मोदी विरोधी इतने परेशान क्यों हैं? आलोचक सोशल मीडिया पर इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? आखिर क्या है इनका सच? भारत में बैठे हुए कुछ तथाकथित विद्वान, यूट्यूबर और पूर्व पत्रकार भारत की इस प्रगति को पचा ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, भारत की इस प्रगति को ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं और बेतुके सवाल जो हैं वो ये लोग पूछ रहे हैं। ये लोग विदेश मंत्री S जयशंकर के बयानों पर सवाल उठा रहे हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर में गिराए गए पाकिस्तान के जो विमान हैं उनकी जानकारी भी मांग रहे हैं। तो क्या ये लोग भारत की सेना के शौर्य पर गर्व नहीं करते हैं? मोदी विरोध का जो एजेंडा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि ये भारतीय सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय फ़ौज के शौर्य पर गर्व कर रहे हैं, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, उस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने उनके कितने विमान गिराए ये बताइए, उन्होंने हमारे कितने विमान गिराए ये बताइए, जबकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के सवाल जवाब करके क्या देश का और देश की सेना का और सरकार का मॉरल डाउन नहीं किया जा रहा? इन विद्वानों को सोचना चाहिए जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और फेसबुक पर बस अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर के एक पोस्ट डाल देते हैं और अपनी विद्वता जो है वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं। दोस्तों, 2014 से पहले भारत की कमज़ोर रक्षा नीति पर तो ये लोग चुप थे। जब भारत के पास हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं था और ये खबरें मीडिया में तैर रही थी, तब कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था कि भारत के पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, हथियार नहीं है। जब बोफोर्स घोटाले और रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार हो रहा था तब भी इनकी ज़ुबान नहीं खुलती थी। लेकिन आज जब भारत ने स्वदेशी हथियारों और सैन्य ताकत से दुनिया को चौंका दिया है तो इन्हें मोदी का नेतृत्व खटक रहा है दोस्तों।
सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब लोग इन आलोचकों को भी हालांकि जवाब दे रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इन आलोचकों को की जो हरकतें हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आ रही हैं, तो सोशल मीडिया पर लोग इन्हें टैग कर रहे हैं और इनकी बातों का सटीक जवाब भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस मामले में? क्या वाकई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए एक दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है और पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है? और ये जो आलोचक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, इनकी आलोचना किस हद तक सही है? क्या इनकी लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए? क्या इन्हें सेना और सरकार पर सवाल उठाने की, ऐसी ही स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुली छूट मिलनी चाहिए? आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपकी राय का, आपके विचारों का इंतज़ार है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त और फिर हाज़िर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। एक और नई चर्चा चलते चलते हम करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ऐसे ही राष्ट्रवादी वीडियो के समर्थक हों और क्योंकि ये बात देखने में आई है कि जो लोग देश विरोधी वीडियो बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिल जाता है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से, बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों से। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रवादी मुद्दों पर वीडियो बनते हैं वो दर्शक भारत के ही होते हैं, तो अमूमन वो वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन वो कई बार उन्हें स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और शायद उस तरीके से सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर पाते। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं जिनसे आप सहमत हो तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये भी आपका जवाब होगा ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं और सेना और सरकार पर सवाल उठाते हैं, बेतुके सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।